हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार बीपीएससी की स्ट्रेटेजी वीडियो। और ये इसका पार्ट 2 है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पार्ट 2 है, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोग प्रीलिम्स के लिए जो कुछ भी रेलेवेंट था उन चीजों को देख चुके हैं कि अगर आपको बस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप उसके लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन बस प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेना और मेंस के लिए तैयार नहीं रहना मेरे लिए, मेरे मतलब में वही है। या तो फिर आप प्री का भी तैयारी मत कीजिए, क्यों आप अपने अपने ऑनेस्ट आवर्स को इस तरीके से पढ़ाई में बर्बाद किए बस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। कुछ लोगों की मानसा होती है कि पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद मेंस की तैयारी में लगेंगे, तो ये सही तरीका नहीं है। वैसे तो आप एक साल बस एग्जाम एंट्रेंस दे लीजिए देखने के लिए कि पेपर कैसा होता है, अगली बार प्रीलिम्स की तैयारी करिए, अगली बार मेंस, और फिर अंत में एक बार इंटरव्यू। तो ये बहुत सालों का प्रक्रिया लोग बना देते हैं, स्पेशली मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करता हूं तो। लेकिन ये आप काफी क्विक मैनर में कर सकते हैं अगर आपको सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप और सही कोर्सेज के साथ बुक्स की आइडिया सही रहती है तो जैसा कि मैंने आपको प्रीलिम्स वाले कोर्स में बहुत कुछ बता दिया है, और यहाँ पर मैं मेंस के बारे में कुछ बताने वाला हूं, और दोनों को एक साथ अगर आप देख लें तो एक बार में आपका सारा क्लियर हो जाना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए ये पार्ट 2 जो हो गया, यानी कि देखिए ये टीयर 2 की बात की जा रही है, जो मेंस कहते हैं, मेन एग्जाम जो हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि टोटल पेपर होंगे 4। एक उसमें से 100 मार्क्स का है और बाकी जो 3 है 300 मार्क्स के होते हैं। तो जो पहला है वो सामान्य हिंदी है और ये सबके लिए कंपलसरी है। देखिए आप किसी भी स्टेट का अगर आप देते हैं, मतलब मैं मेंस की बात कहूं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम है, तो वहां एक खास तरीके का आपको पैटर्न नजर आता है कि उस राज्य में जो वहां की मदर टंग है उसमें आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि बिहार उत्तर प्रदेश में हिंदी का पेपर होता है, वेस्ट बंगाल में जाइए तो वहां पर बंगाली लिखना पड़ता है, कहीं तेलुगु, कहीं मलयालम, ये सब गुजराती, मतलब डिस्ट्रिक्ट आई मीन स्टेट वाइज ऐसा एक बना हुआ कैटेगरी है और उसमें आपको ढलना पड़ता है। तो जो भी लोग बिहार का एग्जाम देते हैं उनके लिए इजी होता है, अगर वो बिहार के हैं, बिहारी हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आउटसाइडर भी हैं और हिंदी बेल्ट के ही लोग हैं अगर, तो हिंदी लिखनी होती है। और इसमें भी पासिंग मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका मार्क्स ऐड होता है, यानी कि आपको 35-30 मतलब कहने की 40% अगर स्कोर भी कर लेते हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में है, ये बात है। फिर अगला जो पेपर है उसको कहते हैं जीएस पेपर 1 और उसके बाद जीएस पेपर 2। ये दोनों 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें जो भी आप मार्क्स लाएंगे वो आपके मार्क्स ऐड होते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 3 पेपर होते हैं 300 के, तो तीसरा कौन सा है, मन में सवाल आना चाहिए। तो उसको कहते हैं ऑप्शनल पेपर और हिंदी में उसी को ऐच्छिक विषय कहते हैं। और इसके बारे में यही बताया गया है कि उसका स्टैंडर्ड वही होगा, मानक वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय यानी पटना यूनिवर्सिटी में 3 साल के ऑनर्स की परीक्षा का है, वही करीब लेवल होता है। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने एक बार ऑप्शनल सही ढंग से कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया, तो बहुत ज्यादा इसमें डेविएशन नहीं होता है। वैसे तो सामान्य हिंदी है, इसमें 30% ही स्कोर करना होता है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मैंने 40 कहा था क्योंकि अगर 40% आप कर लेते हैं तो आप हर तरीके से सेफ होते हैं। एकदम बॉर्डर की क्यों तैयारी करनी है। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, पढ़ाई किए हैं, उनके लिए ये पेपर तो जैसे कि कुछ भी मेहनत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं जो कि हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं, 1 क्लास से लेकर 12 तक, फिर ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह कर लिए, हिंदी से काफी दूर रहते हैं, और उनके लिए ये कभी कठिन हो जाता है। बहुत लोग इसको लेकर टेंशन में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे इसके लिए पतली सी बुक्स आती हैं बहुत सारी, कोई भी आप ले लीजिए, ग्रामर की बुक, थोड़े थोड़े से चीज हैं, मैं बताऊंगा आगे कैसे आपको करना है। अब जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये हर एक सब्जेक्ट आप देखेंगे 300 मार्क्स का है, और इसमें टोटल 37 सब्जेक्ट बीपीएससी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें से आप कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार चूज कर सकते हैं। ओके, सॉरी मैंने गलत कह दिया, 37 नहीं 33 है, यानी कोड नंबर 4 से लेके कोड 37 तक।
इसमें करीब हर एक बढ़िया सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। 3 आवर्स की इसकी पेपर होती है। अब देखिए इसमें आपको एग्रीकल्चर, यहाँ पे मानव विज्ञान या केमिस्ट्री नजर आ रहा है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह भी है, जियोग्राफी आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, यानी करीब देखिए आप यहाँ हिस्ट्री, आपको हर एक चीज मिल जाता है, दर्शन शास्त्र है। अब लोग हैं कि कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि काफी फोकस करते हैं। अब मैंने बिहार में देखा है कि लोगों का एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, वो है श्रम एवं समाज कल्याण, LSW। ये काफी पॉपुलर है। लेकिन मैं कई लोगों को ये कहता हूं कि आप कुछ एक नया सा पेपर, आपका अगर जिसमें दिलचस्पी है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड है कि लोग LSW ले रहे हैं तो हमें भी LSW लेना है, इस तरीके से थोड़ा हट के, बट जो भी है ऐच्छिक विषय का जो चॉइस है वो आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आप बताइए मुझे क्या ऑप्शनल ले लेना चाहिए। मुझसे बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति लगती है कि आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, आपको 300 मार्क्स का एग्जाम देना है, आप मुझसे पूछ रहे हो। और तो ऐसे ऐसे केसेज होते हैं, बच्चे जानते ही नहीं है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, और जब प्री क्लियर हो जाता है तब उनका एडमिट कार्ड का वेट करते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा तो मैं देख लूंगा कि ऑप्शनल क्या है। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे केसेस सुने हैं। तो ये स्थिति है लोगों की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू से शुरू करना है और इन चीजों में कभी ढिलाई नहीं बरतनी है कि नेट कैफे वाले को बोल दिए कि भाई आप जो लगे आप भर देना, जो लोग ज्यादा भर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। स्ट्रिक्टली अपने से आप इन चीजों की तैयारी करिए, क्योंकि केवल एग्जाम के लिए पढ़ना ही तैयारी नहीं है। एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, किस तरीके से चीजों को पहुंचना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, हर चीज में आपकी सीरियसनेस दिखनी चाहिए। जब एक आप प्रशासक बनने जा रहे हो तो उस तरीके के एक्शंस आप में नजर आने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा टियर है, जो तीसरा भाग है, वो है व्यक्तित्व की परीक्षा, यानी पर्सनालिटी टेस्ट। ये 120 मार्क्स की होती है, पहले 150 मार्क्स की हुआ करती थी एक जमाने में। तो देखिए ये 120 मार्क्स और 900 मार्क्स के तो हो गए हैं मेंस, यानी जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का ऑप्शनल। हिंदी की तो बात ही नहीं की गई, 100 नंबर वाले वो तो क्वालिफाइंग थे। तो इस 900 में आप जितने मार्क्स ला रहे हैं और 120 मार्क्स इंटरव्यू का, दोनों का ऐड कर देंगे तो 1020 नंबर हो जाते हैं। और इसके आधार पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और लोगों को इस हिसाब से पोस्ट मिलते हैं, ठीक। बस यही प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कंपलसरी पेपर की बात कर लेते हैं। जनरल हिंदी जो है, सामान्य हिंदी, ये 100 मार्क्स का है। इसमें निबंध यानी ऐसे आता है 30 नंबर का। व्याकरण ग्रामर जो है 30 मार्क्स का आता है। इसमें समास आता है, संधि आता है, संधि विच्छेद, समास विग्रह, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके की जो चीजें हैं जो हमेशा से आप स्कूलों में पढ़ते आए हैं वो पूछे जाते हैं। वाक्य विन्यास आते हैं 25 मार्क्स के, और संक्षेपण आते हैं, यानी लंबा सा पैसेज दे देगा, कहेगा कि इसको 1/3 में लिखना है आपको। काफी सिंपल से शब्द होते हैं। जैसे और भी कुछ कुछ मैं आपको टर्म बता देता हूं, जैसे शुद्धिकरण के लिए आते हैं, कोई एक लिख देगा वर्ड, जैसे सन्यासी, तो सन्यासी में इसमें क्या गलत है आपको चेक करना रहेगा। आशीर्वाद, उसको सुधार के लिखना रहेगा। कुछ कुछ ऐसे हिंदी के टर्म्स हैं जो अक्सर लोग गलत किया करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इस तरीके के चीजों को आपको तैयार कर लेना होगा। कहीं भी आप जाइएगा, पटना में, दिल्ली में, और मांगिएगा कि बेसिक ग्रामर की बुक चाहिए बीपीएससी के लिए, तो केबीसी नैनो वगैरह पब्लिकेशन और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, आपको एक बुक मिल जाएगी, 20 से 30 रुपए कीमत होती है। और उसको अगर सही से आप देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको 30% स्कोर करना है या एबव, और वो आप काफी आसानी से कर लेंगे और आप अब सेफ जोन में आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पेपर 1 और पेपर 2। तो जो जीएस पेपर जो 1 है, जिसको हिंदी में कहते हैं समान अध्ययन पत्र 1, तो इसमें देखिए यहाँ पर हिस्ट्री की बात की जाती है, आधुनिक इतिहास की और भारतीय संस्कृति की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात होती है। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो भी घटनाएं हैं, वर्तमान घटनाएं, उनसे पूछा जाता है। लेकिन देखिए अगर मैं कह लूं कि इस पर इंडो चाइना आपको तैयार कर लेना चाहिए, सॉरी इंडो चाइना नहीं, इंडिया चाइना। जब हम इंडो चाइना कहते हैं यानी हम बात करने लगते हैं वो जो क्षेत्र है, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोजिया, ये जो क्षेत्र है, वियतनाम वगैरह, उस क्षेत्र को इंडो चाइना कहते हैं। यहाँ पे आप सीनो इंडिया कह लीजिए, वो बेहतर होगा। तो अब इसके बारे में अगर आपको करेंट अफेयर पर लिखना है, जो भी रिसेंट के डेवलपमेंट्स हैं,
तो थोड़ा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना। तो इस तरीके से आपको तैयार करना होगा, और यहाँ स्टडी IQ में हम आपको इस तरीके के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। साथ ही यहाँ पर 72 मार्क्स का स्टैट्स आता है, यानी वेन डायग्राम दे देंगे, बार ग्राफ बना देंगे, और इसके आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल से होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये 72 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ये तो एक तरीके से गिफ्ट है, यानी अगर आपने इन पर कमांड कर लिया तो आपको ये मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसमें कैलसी ले जाना अलाउड होता है, यानी कि आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेशंस में आपकी कोई गलती नहीं होगी। हाँ, समय की पाबंदी होती है, क्योंकि ये 300 मार्क्स के आपको पेपर लिखने होते हैं 3 घंटे में, यानी 180 मिनट में। तो जब आप 180 मिनट को देख लेते हैं और टोटल आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं 8, ठीक है, तो करीब कितना पड़ता है, 8 से आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 8 दूनी की 16 हो गया, और यहाँ 2 आया, और 20, तो फिर से मतलब कि 22.5 मिनट करीब पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं पड़ता है। थंब इम्प्रेशन है, कभी पानी तो कभी कुछ, कभी आ जाएंगे कोई मजिस्ट्रेट देखने के लिए, कभी और कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है कोई क्लास में, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मान के चलिए कि आपके पास 21 मिनट का ही टाइम होता है एक सवाल को अटेम्प्ट करने के, और इसमें आपको जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आप इस तरीके से तैयारी करिए कि जब आप एग्जाम लिखना शुरू करते हैं तो आप एकदम बेहिचक लिखिए, और आप टाइम देखकर लिखिए। घड़ी आपको एग्जाम में अलाउड होता है, पहन के जाएंगे, डिजिटल वॉच नहीं अलाउड होता है, एनालॉग वॉच आप पहन के जाएंगे, और उसके हिसाब से आप एग्जाम क्लियर करें। और घर पर भी आप जब प्रैक्टिस करें तो आप स्टॉप वॉच लगा के पेपर लिखा करिए। जैसे 21 मिनट होता है, भले ही वो आपका कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। और इस तरीके से अगर आप राइटिंग हैबिट डेवलप करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छा लिखना आता है, राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब मैं उनसे एग्जाम बाद पूछ रहा था कैसा रहा आपका पेपर, तो बोलते हैं सर लास्ट क्वेश्चन तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। मतलब आप समझिए, एक क्वेश्चन ही वो सीधे 38 मार्क्स का, 36 मार्क्स का छोड़ दिए। अब क्या वो लिस्ट में आएंगे? कभी आ ही नहीं सकते हैं। यही चीज होती है। और जो पेपर 2 है, इसमें राज व्यवस्था यानी पॉलिटी की बात की जाती है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बात की जाती है, और भारत का भूगोल जियोग्राफी पूछा जाता है। लेकिन अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जो जियोग्राफी की बात की जाती है, भले ही वो भारत का भूगोल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको फिजिकल जियोग्राफी वगैरह का सही कंसेप्ट होना चाहिए, मिनरल ओर्स का, साथ ही इंडियन रिवर्स में पेनिनसुलर रिवर्स, गैंगेटिक रिवर्स, या कह लें हिमालयन रिवर्स, इस तरीके का कैटेगराइजेशन है। क्वेश्चन आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर, आपको आइडिया लग जाएगा। और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकरण की भूमिका और प्रभाव, जैसे इसमें इसरो क्या डेवलपमेंट कर रहा है, DRDO क्या डेवलपमेंट्स किया है, इस तरीके के क्वेश्चंस, चंद्रयान, मंगलयान, ये इस तरीके के जो भी सवाल हैं या जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, पिछले बार बच्चे तैयार कर रहे थे कि ये RCEP जो है उसका क्या असर पड़ेगा, तो उसमें भी साइंस एंड टेक से लोग कनेक्ट करते हुए लिख रहे थे। या फिर जो एसेट था, मिशन शक्ति, तो इन चीजों पर लोग लिख रहे थे, और ये काफी जरूरी होता है। प्रैक्टिस बहुत सही ढंग से आपका होना चाहिए। इसी बात को यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, मैंने लिखा नहीं है बेसिकली, बल्कि जो BPSC का सिलेबस है वहां से मैंने कॉपी किया है। अब देखिए पेपर 1 को अगर आप ऐसे करें कि उसको सेक्शन वाइज समझना चाहें, तो जहां पर बात की जाती है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर की बात की जाती है, और इसमें भी ज्यादा जो विशेष फोकस होता है वो होता है विथ रेफरेंस टू बिहार। आप समझ रहे हैं कि बिहार के रेफरेंस में चीजों को पूछा जा रहा है। और जो कल्चर वगैरह का पार्ट है वहां आप जान लें कि बस 3 ही क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेशंस पर आते रहे हैं, या 1+1 कर लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आजकल बढ़ गई है, लेकिन 3 में से ही एक आता है, क्योंकि सिलेबस में ही 3 है, एक मौर्य कला, एक पाल कला, और एक पटना कला। ठीक है। और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का और टेक्निकल एजुकेशन का। जैसे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज कब बने, मेडिकल कॉलेज कब बने, प्रेस का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा का क्या असर पड़ा, बिहार को एक सेपरेट स्टेटहुड मिलने में, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है।
और इसमें बिहार का क्या रोल रहा है, और संथाल अपराइजिंग्स पर 1857 का विद्रोह, उसमें कुंवर सिंह की भूमिका के ऊपर, बिरसा मुंडा के ऊपर, चंपारण सत्याग्रह से, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसे सवाल हर बार भर भर के आते हैं। तो इन चीजों को अगर आप गलत कर रहे हैं यानी कि ये नेक्स्ट टू सुसाइडल है। अब देखिए यहाँ पर पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम, यही वो तीन हैं जिनमें से एक सवाल आता है, रिपीटेशन मोड पर आता है। जैसे इस बार अगर मौर्य आ गया तो अगली बार पाल और पटना कलम में से एक आने का प्रोबेबिलिटी होता है। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं गांधी, नेहरू, टैगोर के प्रिंसिपल्स पर पूछ लिए जाते हैं कि उनका सेकुलरिज्म को क्या लेकर व्यू था, डेवलपमेंट को क्या समझते थे, एजुकेशन के रोल के लिए उनकी क्या भूमिका थी, किस तरीके से वो नेशनलिज्म को समझते थे, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और जो अभी एक देश का दौर है जहां पर कि नेशनलिज्म की बातें बहुत बढ़ चढ़ के हो रही हैं, तो वहां पर टैगोर कितने प्रासंगिक थे, नेहरू का नेशनलिज्म क्या कहता है, गांधी का नेशनलिज्म क्या कहता है, डाउन ट्रोडन सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसके लिए गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, ऐसी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैट्स का जो बात है वहां पर आपने देख ही लिया कि स्टैटिकल एनालिसिस करनी होती है, आपकी कैलकुलेशन और थिंकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है कि कल को आप साहब बन जाते हैं तो आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ जाते हैं तो क्या खुद से सॉल्व कर पाएंगे। इतना आपको कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए कि आप चीजों को इंटरप्रेट कर पाए, ऐसा नहीं कि आपके ऑफिस में बैठा हुआ जो आपका क्लर्क है वो आपको बेवकूफ बना दे। इसके लिए बेसिक कैलकुलेशंस, थिंकिंग एबिलिटी, इंटरप्रिटेशन चेक किया जाता है कि आपका क्या कॉमन सेंस है, कैसे चीजों को कंक्लूड करते हैं, डेवलपमेंट को आप क्या आंक पाते हैं, इन चीजों को समझने की। ठीक है, तो पेपर 1 में जो भी इंग्लिश में बात लिखी गई थी उसी को यहाँ पर हिंदी में बताया गया है। और पेपर 2 जो है वो इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम और स्पेशल फोकस बिहार से होता है, जैसे कि रोल ऑफ गवर्नर, बिहार और डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी के कुछ पहलू हैं बिहार में, जैसे कि शराबबंदी, इससे कनेक्ट करते हुए आपसे सवाल पूछा जा सकता है। या जो एक कुरैशी केस था जहां पर राइट टू लाइवलीहुड और जो एक तरीके से स्लाउटरिंग वगैरह को डीपीएसपी में बैन करने की बात की गई है, उनके बीच में किस तरीके का एक बैलेंस एस्टेब्लिश किया गया था, डीपीएसपी और बिहार का जो हाई कोर्ट है क्या डिसीजन दिया, सेडिशन को लेकर जो मामले हैं जैसे कि सुभाष कुमार का जो केस है, तो ये सब स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी और जियोग्राफी थोड़ा डायनेमिक चीज है, क्योंकि यहाँ जियोग्राफी में पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन चीजों से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक टाइज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। और फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल जियोग्राफी जो है इंडिया का और बिहार का, इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक में जो भी बातें होती हैं यहाँ पर, उन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है, इसरो वगैरह के डेवलपमेंट्स। अब आप सिलेबस देख लिए, अब आपके सामने ये सवाल आना चाहिए कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहले सिलेबस देख लिए, चीजों को इंटरप्रेट करें, अब चलेंगे और हम यहाँ पर बुक लिस्ट देखेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कल मैंने बताया था कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, कुछ बुक्स कॉमन होती हैं, जैसे कि आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक और मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम, ये तो पढ़ने ही है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरीके से अब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पेपर वाइज पढ़ेंगे, तो पेपर 1 आपको कवर करना है, तो इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया का और इंडियन कल्चर का, तो बिहार का है, स्टेट्स है, गांधी, नेहरू, टैगोर है, कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन पहले देख लीजिए, जैसे ये पूछ दिया गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म के बारे में अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपने ये बुक पढ़ा है स्पेक्ट्रम का, और तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन आया था, किस तरीके से विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की बात की गई थी, चंपारण सत्याग्रह। तो ये देखिए, ये पूछ दिया गया है सीधे जो है कि एक वोटर सेट था फ्रीडम स्ट्रगल में, आपको इलुसिडेट करना है, यानी इसी को स्पष्ट करना है, कितना सही है ये बात आपको बताना है। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री की विशेष जानकारी होनी चाहिए और बिहार के संदर्भ में चीजों को आपको पता जानना पड़ेगा, गांधी को समझना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है कि इमिग्रेशन जो हुए हैं 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में, वो बहुत ज्यादा हुए हैं, उसके पीछे वजह क्या थे, और ये जो है स्पेशल रेफरेंस बिहार से बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर जो हैं वो ले गए, फिजी ले गए, साउथ अफ्रीका ले गए, मॉरिशस ले गए। तो इन चीजों की क्या वजह थी ये बताना है। ट्राइबल प्रोटेस्ट, देखिए ये काफी अपने आप में डायनेमिक क्वेश्चन था, क्योंकि अब तक क्या था कि संथाल पूछा जा रहा था, मुंडा पूछा जा रहा था, और यहाँ पर नेचर पूछ दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया गया ट्राइबल प्रोटेस्ट का।
यानी आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बीपीएससी यूपीएससी की ही भांति डायनेमिक होते जा रहा है और वह थोड़ा सा नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। यानी आप संकीर्ण मानसिकता से अब नहीं तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन 38 मार्क्स के हैं, तो आपको ये अच्छा खासा पेज लिखना कवर करना होता है, 4 साढ़े 4 पेज तक आपको भरना होता है सही ढंग से, ऐसा नहीं कि कोई कहानी लिख दी है। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे मौर्यन आर्ट के बारे में पूछ दिया गया और उसका क्या रिलेशन है बुद्धिज्म के साथ। इससे पहले क्या होता था, सीधे बस आपको सवाल उठा के दे दिया गया मौर्य आर्ट, लेकिन इस पर इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बुद्धिज्म से कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, दो क्वेश्चन लिखने हैं इसमें से, जैसे नेहरू और सेकुलरिज्म, क्या इंपैक्ट हुआ सेंसस का, जो 1881 का सेंसस हुआ था कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर, और उसको मॉडर्न जो भी बातें हो रही थी कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस होने चाहिए, उस तरीके से वर्किंग क्लास और मूवमेंट्स जो थे नेशनल मूवमेंट्स। अब यहाँ पर जब वर्किंग क्लास की बात आती है तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक्टिव रोल था आजादी के पहले के भारत में भी, उन चीजों पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए और उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम वगैरह की कहानी मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ जो सेक्शन 2 है इसमें आप देखेंगे काफी डायनेमिक है, यहाँ पर अफगान के रिलेशंस पूछे जा रहे हैं और इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम से सवाल है, इंडिया नेपाल भूटान रिलेशंस की बात की गई है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक इन्विटेशन था ओआईसी में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। यानी आप देखिए बीपीएससी काफी डायनेमिक है और इसके लिए आपको राजसभा टीवी वगैरह को देखना पड़ेगा, जो उस पर द बिग पिक्चर आती है या फिर जो देश देशांतर का शो आता है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स भी पढ़नी पड़ेगी और आप रेगुलर बेसिस पर प्रशांत धवन सर के वीडियोज को भी देख सकते हैं। जो भी स्टडी आईक्यू में वीडियोज अपलोड होते हैं करंट से, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस स्टेट्स के होते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग वेन डायग्राम, बार ग्राफ नजर आ रहा है और इसके आधार पर आपको आंसर देना होता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं 36 मार्क्स के, 36 मार्क्स के, और इसमें टोटल आप देखेंगे ए बी सी डी ई और यहाँ पर एक आपको और एफ तक नजर आ जाएगा, या 5 ही सवाल है मान लीजिए। तो ये इस तरीके से डिवाइड करते हैं, आई थिंक 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 मार्क्स के होते हैं, 6 इंटू 6, तो एक क्वेश्चन हो गया 36 मार्क्स का, और 2 ऐसे सवाल आते हैं तो 72 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि जो गांधी नेहरू टैगोर का सवाल आएगा उसके लिए स्पेक्ट्रम का जो ये बुक है गांधी नेहरू टैगोर, या अगर आपको ये शोभा नहीं देता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो आप रामचंद्र गुहा जी की भी जो गांधी नेहरू टैगोर है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसको देख सकते हैं। बिहार के संदर्भ में आपको ये इम्तियाज अहमद साहब की बुक जरूर ही पढ़नी पड़ेगी, और एक स्पेक्ट्रम, इतना से बिहार पर्सनालिटी और नेशनल इवेंट्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि बीपीएससी मेंस के लिए आपको टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर लेना होगा, लेकिन आप इसके सॉल्यूशन को पढ़ने नहीं बैठ जाइएगा, बस ये क्वेश्चन बैंक के तौर पर आप यूज करेंगे, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो पेपर 2 है, जहाँ पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, तो इस तरीके से सवाल आते हैं, सीधे प्रियम्बल से बात की जाती है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन चीजों को दिया गया है। कभी कभी फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये काफी विरोधाभास वाला क्वेश्चन आ गया था, कंट्रोवर्सी हो गए थे, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और पार्टिकुलरली इन बिहार। तो फिर क्या वो एक मात्र कठपुतली तो नहीं, तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी अपनी मैच्योरिटी दिखानी होती है, एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच लिखना होता है, और आप जानते हैं कि जो गवर्नर का पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, काफी सम्मानित प्रतिष्ठित पोस्ट है, और इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना होता है। जो हालिया घटनाएं होती हैं जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, आजकल कंटेम्प्ट का मामला काफी ज्यादा पॉपुलर है प्रशांत भूषण जी के मामले को लेकर, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर से स्टिक रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इनका एक मतलब कि कह ले कि ये अच्छी बात है, ये कहीं वरदान है कि अभिशाप है, ये आपको बताना है, बुन है कि बेन है, इस तरीके से। और आपको फिर बिहार के संदर्भ में हर एक सवाल देखिए, यहाँ पर उसको एक बिहार का संदर्भ जोड़ा गया है। जो सेकंड पार्ट है उसमें फूड सिक्योरिटी वगैरह पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ आपकी मैच्योरिटी चेक की जाती है कि आप एक प्रशासक के तौर पर चीजों को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और स्टडी आईक्यू पर इस तरीके के आपको
बहुत वीडियोस मिल जाएंगे चीजों को अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे ये गार्बेज जनरेशन को लेकर है कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकता है। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। या फिर ये भी ईवर राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वगैरह था, और किस तरीके से कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं डिप्लेट हो रहे हैं। इन चीजों को आपको बहुत मैच्योरली लिखना होता है और टाइम बाउंड मैनर में लिखना होता है। आपके पास समय की पाबंदी होती है और वर्ड्स को भी पाबंदी में रखनी होती है। अब बात ऑप्शनल की कर लें तो ऑप्शनल के तो बहुत सारे पेपर्स हैं, और मैं क्योंकि एक ज्योग्राफी का फैकल्टी हूं तो मैं बस इसी के बारे में डील कर सकता हूं। वो भी इन केस अगर आप बोलेंगे कि सर आप एक ऑप्शनल कैसे करना है ज्योग्राफी का वो बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, और बाकी इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। कंपलसरी हिंदी पेपर है, उसके लिए एक 20-30 रुपए की मार्केट में बुक आती है, उसको आप देख लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। और बात पर्सनालिटी टेस्ट की होगी तो हम बाद में करेंगे, आप पहले मेंस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट की बात करेंगे। बहुत सारे मॉक्स इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए जाएंगे स्टडी आईक्यू में आपको, और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ की आपके मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं, जो कि फ्री में इस तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया है तो आपका अच्छा खासा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुझसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा बहुत बार। लेकिन अंत में मैं आपको कुछ और एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को देखिए बीपीएससी में किस तरीके के रिपीटेशंस होते हैं, और शायद ही इस तरीके का रिपीटेशन आपको कभी मुश्किल लग सकता है कि नहीं ये बड़ी दिक्कत की बात है मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, ये काफी हेल्पफुल होते हैं, काफी फ्रूटफुल है। आप देखिए कि कितने बार ये पाल कला, पटना कलम और मौर्य कला पे सवाल पूछे गए हैं। 12 सवाल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग बार अलग अलग स्टाइल में पूछे गए हैं। इसी तरीके से ट्राइबल मूवमेंट्स, बिहार संथाल अपराइजिंग, बिरसा मुंडा पर कितने सवाल पूछे गए हैं आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग टाइम में सवाल पूछे गए हैं। 1857 की क्रांति के ऊपर इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल पर एक सवाल इस तरीके से आया था। चंपारण सत्याग्रह पर 4-5 तरीके से सवाल पूछे गए। गांधी, नेहरू, टैगोर पर सवाल पूछे गए। सिविल डिसोबीडियंस जो है उस पर रिपीटेटिव मोड में आया है सवाल। क्विट इंडिया मूवमेंट पर रिपीटेशंस जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस पर सवाल आए हैं। यानी इन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये तो छूटने वाले हैं नहीं ना, आपके 36 मार्क्स 38 मार्क्स तो ऐसे सिक्योर्ड हो गए हैं। और इस तरीके के स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करनी होगी, और मैं आपको इसमें पर्सनली मदद करूंगा। तो आप कनेक्टेड रहिए, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप उनको देखते रहिए। और अगर कोई डाउट है तो आप स्टडी आईक्यू के जो मेल आईडी है इस पर भी आप कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि आपको मैंने शुरू में लिंक दिया था। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।